Good morning, students and my dear friends. Today is 1st of December 2022, Thursday. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इस प्रेजेंटेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर, रिसर्चगेट, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इसी ट्विटर और टेलीग्राम चैनल पर आपको इकोनॉमिक टाइम्स, मिंट्स और बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज़ हेडलाइन की सेपरेट पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। मोटिवेशन ऑफ द डे इज द मोर यू प्रेज एंड सेलिब्रेट योर लाइफ द मोर देयर इज इन लाइफ टू सेलिब्रेट। और आज के मिंट न्यूज़पेपर की ये हेडलाइंस हैं और बिजनेस स्टैंडर्ड के न्यूज़ एनालिसिस में हम अप्रॉक्सीमेटली ये आर्टिकल्स कवर करेंगे। अप्रॉक्सीमेटली 13 आर्टिकल्स हैं जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारी इकोनॉमी से, इकोनॉमिक ग्रोथ से ही रिलेटेड हैं। बेसिकली आज के बिजनेस स्टैंडर्ड में जो रीसेंट जीडीपी डेटा पब्लिश हुआ है उसको लेकर के बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल हैं, तो हम सबको कंबाइन करके डिस्कस करेंगे जिससे कि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले। तो देख लेते हैं आज का पहला आर्टिकल जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है, और इसके साथ ही हम पेज नंबर 4 पर दिए हुए 5 और आर्टिकल्स भी कवर करेंगे जो कि सेम कंटेक्स्ट के ही आर्टिकल हैं। तो देख लेते हैं आज का पहला आर्टिकल। सर्विसेज सेक्टर हेल्प्स जीडीपी ग्रो 6.3% इन Q2। इस न्यूज़ को डिस्कस करने से पहले यहाँ पर एक पॉइंट डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। कई बार स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि मैम कौन सा न्यूज़पेपर अच्छा है, किस न्यूज़पेपर को रिफ़र करना चाहिए, किसको नहीं रिफ़र करना चाहिए। तो मैं बार बार यही बात बताती हूँ कि कोई भी ऐसा न्यूज़पेपर अच्छा या बुरा नहीं होता। आज के कॉम्पिटिटिव एरा में कोई भी न्यूज़ पब्लिकेशन हाउस किसी भी एक सिंगल न्यूज़ को लीव करना या उसे छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकता। तो सूनर और लेटर अप्रॉक्सीमेटली सभी न्यूज़पेपर जो उस एरिया से रिलेटेड होते हैं वो हर न्यूज़ को कवर करते हैं। हो सकता है 1-2 दिन का डिफरेंस हो पब्लिकेशन में, बट सभी न्यूज़ पर, जैसे अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स के, बिजनेस के, फाइनेंशियल एरिया के जो न्यूज़पेपर हैं, चाहे वो फाइनेंशियल एक्सप्रेस हो, चाहे वो बिजनेस स्टैंडर्ड हो, चाहे वो इकोनॉमिक टाइम्स हो, चाहे वो मिंट्स हो, सूनर और लेटर वो हर न्यूज़ को कवर करेंगे। अब जैसे अगर आज के न्यूज़पेपर में हम बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट को देखें तो बिजनेस स्टैंडर्ड की जो फ्रंट पेज की न्यूज़ है वो ये है, सर्विस सेक्टर हेल्प्स जीडीपी ग्रो 6.3% इन Q2। और मिंट की अगर हम आज फ्रंट पेज की न्यूज़ देखें तो Q2 ग्रोथ कूल्स टू 6.3% एज मैन्युफैक्चरिंग स्लोस। तो हम देख सकते हैं कि जो मिंट का जो टोन है वो थोड़ी सी निगेटिव है, और जबकि जो बिजनेस स्टैंडर्ड की टोन है वो थोड़ी सी पॉजिटिव है। तो हर एक बिजनेस पेपर की या न्यूज़पेपर की अपनी टोन होती है, अपनी एक फिलॉसफी होती है। न्यूज़ सेम होती है, बस उसको प्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो अलग होता है। हम क्लियरली देख सकते हैं कि मिंट ने इसको नेगेटिव एस्पेक्ट में पब्लिश किया है, जबकि बिजनेस स्टैंडर्ड का जो एस्पेक्ट है दैट इज़ मोर और लेस ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव है। तो इसलिए आप कोई भी एक न्यूज़पेपर ले सकते हैं, बट कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करनी है। जंप नहीं करना है एक न्यूज़पेपर से फिर दूसरे न्यूज़पेपर में, दूसरे से तीसरे। Choose one newspaper and continue to study that paper only. Meanwhile, अगर आपको लगता है कि you want some additional डायमेंशंस और कुछ डिफरेंट डायमेंशन से किसी न्यूज़ को पढ़ना है, इन दैट केस यू मे रिफर द अदर न्यूज़पेपर। तो स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़ डिस्कशन। सर्विसेज सेक्टर हेल्प्स जीडीपी ग्रो 6.3% इन Q2। तो Q2 का डेटा पब्लिश होना शुरू हो गया, और अगर इंडियन इकोनॉमी के जीडीपी ग्रोथ को देखें तो सितंबर के मंथ में या सितंबर क्वार्टर में अगर हम बोलें दैट इज़ Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23। तो फाइनेंशियल ईयर 23 के Q2 में जो इंडियन इकोनॉमी है वो अप्रॉक्सीमेटली 6.3% की ग्रोथ रेट से ग्रो करी है, और इसमें जो मेजर शेयर है वो सर्विसेज सेक्टर का है। सर्विस सेक्टर में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उसमें रोबस्ट ग्रोथ देखने को मिली। हालांकि अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को देखें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो आउटपुट रहा Q2 में वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है अनएक्सपेक्टेडली। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नेगेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिली, या हम बोल सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला, जबकि सर्विस सेक्टर में एक रोबस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की वजह से जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 6.3% तक पहुंच गई। और ये जो जीडीपी के जो डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहे हैं कि जो एशिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है उसमें पोस्ट पैंडेमिक, अनइवन पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। हालांकि आप सभी सेक्टर में, प्राइमरी, टर्शियरी, सेकेंडरी, सभी सेक्टर में एक जैसी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही। ग्रोथ अनइवन है, बट एटलीस्ट जो रिकवरी है वो स्टार्ट हो गई है।
और अगर प्रोजेक्शन की बात करें तो ब्लूम्सबर्ग का एक पोल हुआ था जिसमें Q2 के लिए 6.2% की ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट करी गई थी। और यही सेम पैटर्न अगर हम देखें यहाँ सेम अप्रॉक्सीमेटली सेम प्रोजेक्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी किया था अपने फोरकास्ट में। अप्रॉक्सीमेटली 6.3% का प्रोजेक्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का था फॉर Q2 GDP फोरकास्ट। तो दोनों ही नंबर जो है वो इंडियन इकोनॉमी ने अचीव किए। हम बोल सकते हैं जो फोरकास्ट था वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट था, चाहे वो ब्लूम्सबर्ग का फोरकास्ट हो चाहे वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हो। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि जून क्वार्टर में डेल्टा वेरिएंट से जो इकोनॉमी थी वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुई थी। हालांकि Q1 में हमें अप्रॉक्सीमेटली 13.5% का एक्सपेंशन देखने को मिला था, और लेकिन उसका जो बेसिक रीज़न था वो लो बेस था, क्योंकि सेम पीरियड में 2022 में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के इम्पैक्ट होने की वजह से लो था, डेल्टा वेरिएंट आया था, जिसकी वजह से जो 23 के Q1 का डेटा है उसमें हमें ज़्यादा एक्सपेंशन देखने को मिला था बिकॉज ऑफ दिस डेल्टा वेरिएंट इम्पैक्ट ऑन द सेम पीरियड ऑफ लास्ट ईयर। तो अब जो रीसेंट डेटा पब्लिश हुआ है अगर उसकी ग्लिम्स हम देखें तो दिस इज़ द मोमेंटम इन टैंडम। जो GDP है दिस इज रेड लाइन एंड GVA इज द ग्रे लाइन। तो हम देख सकते हैं GVA इज अप्रॉक्सीमेटली 5.6% और जो GDP है वो 6.3% की ग्रोथ रेट से ग्रो कर रहा है Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 में। गवर्नमेंट स्पेंडिंग को देखें तो दिस क्वार्टर रिप्रेजेंट द नेगेटिव और डिक्लाइन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, प्राइवेट स्पेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। हम क्लियरली देख सकते हैं Q1 के कंपैरिजन में हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है तीनों ही केसेस में, प्राइवेट कंजप्शन में भी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग में भी और इन्वेस्टमेंट में भी। और अगर सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस देखें तो दिस इज द एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड सर्विस सेक्टर परफॉर्मेंस फ्रॉम Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22 टू Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23। तो अप्रॉक्सीमेटली 5 क्वार्टर की परफॉर्मेंस का कंपैरिजन दिया हुआ है। यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट और हम देख सकते हैं क्लियरली अगर कंपैरिजन करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है थ्रू आउट द ऑल द क्वार्टर्स। Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22 से लेकर के Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 तक एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो पॉजिटिवली ग्रो कर रहा है। इवन पैंडेमिक के ड्यूरेशन में भी हम सभी को पता है कि 4% की अप्रॉक्सीमेटली 4% की ग्रोथ रेट से एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो किया था। तो इंडिया में रोबस्ट एग्रीकल्चर सेक्टर है। मैन्युफैक्चरिंग को देखें तो बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन देखने को मिल रहे हैं। Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 में यानी इस क्वार्टर में, सितंबर क्वार्टर में जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो -4.3% से कॉन्ट्रैक्ट किया है। कंस्ट्रक्शन को देखें तो कंस्ट्रक्शन में 6.6% का एक्सपेंशन देखने को मिला। सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन इस क्वार्टर में सर्विस सेक्टर में देखने को मिला, दैट इज़ 9.3%। तो आप ये हर क्वार्टर का कंपैरिजन देख सकते हैं, पिछले 5 क्वार्टर का कंपैरिजन दिया हुआ है। अगर हम और क्लियरली देखें तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो इस क्वार्टर में यानी Q2 में कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इन कंपैरिजन टू Q1 कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है। Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 में जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर था वो अप्रॉक्सीमेटली 16.8% से ग्रो किया था, Q2 में 6.6। रीज़न हम सबके सामने है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, प्राइवेट एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट जो है डिक्लाइन किया, जिसका इंपैक्ट हमें कंस्ट्रक्शन सेक्टर, इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर क्लियरली विजिबल भी हो रहा है। अब देख लेते हैं पेज नंबर 4 पर दी हुई डिफरेंट न्यूज़ जो कि इंडियन इकोनॉमी से ही रिलेटेड है। प्राइवेट कंजप्शन एजेस अप इन Q2 of financial year 23. So Indian household consumption as a percentage of nominal GDP showed recovery in July and September quarter compared with the same period last year. यानी financial year 22 से कंपेयर किया जा रहा है और इसके अकॉर्डिंग इस ईयर में यानी Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 में जो इंडिया का जो हाउस होल्ड कंजप्शन है उसमें थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली है जुलाई और सितंबर क्वार्टर में। हालांकि गवर्नमेंट कंजप्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर वो ऑलमोस्ट डिक्लाइन या फ्लैट ही रहा है, जैसा कि हमें यहाँ पर क्लियरली विजिबल हो भी रहा है ग्राफ में। तो एज पर द रिसेंटली पब्लिश डेटा the private final consumption expenditure has increased slightly in Q2 of financial year 23 in comparison to the previous quarter। अगर प्रीवियस क्वार्टर को देखें तो पिछले Q1 में 66.1% था जो इंप्रूव होकर 66.6% हो गया। और अगर पिछले साल यानी फाइनेंशियल ईयर 22 के Q2 से कंपेयर करें तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो
प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर था दैट इज 59.5%। आप कई सारे स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि वाई वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस कंजप्शन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि किसी भी इकॉनमी में कितना एक्सपेंडिचर है, चाहे वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर हो चाहे वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो, वो ये डिसाइड करता है कि उस इकॉनमी में कितना कैपिटल फॉर्मेशन होगा, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, कितना कंस्ट्रक्शन होगा, और वो ये भी डिसाइड करता है कि उसके अकॉर्डिंग कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा और कितनी डिमांड होगी इकॉनमी। फाइनली डिमांड को इम्पैक्ट करता है। दैट इज वाई वी आर स्टडीइंग और वी आर रीडिंग दिस पर्टिकुलर कंजप्शन डेटा। तो क्वार्टर 2 में ये कहा जा रहा है कि जो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन में उसमें थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली है इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस क्वार्टर्स। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। फिस्कल डेफिसिट एट 46% ऑफ बजट एस्टिमेट्स टिल अक्टूबर। तो सेंटर का जो फिस्कल डेफिसिट है वो 45.6%, जो बजट टारगेट है वो उसका 45.6% तक पहुंच गया है इन क्वार्टर 2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23। हालांकि अगर इसको पिछले साल से कंपेयर करें, यानी क्वार्टर 2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22 से अगर कंपेयर करें, तो उस समय जो सेंटर का फिस्कल डेफिसिट था वो अपने टारगेट का केवल और केवल 36.6% ही पहुंचा था। तो पिछले साल इस टाइम ड्यूरेशन तक जो बजट एस्टिमेट था उसका केवल 36.3% ही फिस्कल डेफिसिट हुआ था। इस बार 46% पहुंच गई, पिछले साल से बहुत ज़्यादा है, जो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही थी प्रॉबेबली जो गवर्नमेंट है वो अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज करने की कोशिश कर रही है फ्रॉम डिफरेंट थ्रू डिफरेंट स्कीम्स। एंड दो द GDP numbers are out, the deficit stood at 4.7% ऑफ GDP। अभी तक का जो, यानी हम बोले फर्स्ट हाफ ये हम बोल सकते हैं क्वार्टर 1 प्लस क्वार्टर 2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23, जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है वो 4.7% तक पहुंच गया है GDP का। एंड एक्सपर्ट्स आर सर्टेन दैट द डेफिसिट अ गैप बिटवीन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू विल ओवरशूट द बजट एस्टिमेट्स। जब ये डिसाइड किया गया था कि 6.4% रखा जाएगा फिस्कल डेफिसिट, उसी समय इस फाइनेंशियल ईयर का जब बजट प्रेजेंट हुआ था उसी समय कई सारे एक्सपर्ट्स का कहना था कि ये जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट गवर्नमेंट ने रखा है ये ब्रीच आउट होगा। और चूंकि अभी हमारा सिर्फ आधा ही साल गया है और उसमें 4.7% फिस्कल डेफिसिट हो चुका है GDP का, तो एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि डेफिनेटली जो 6.4% का टारगेट रखा गया है ये ज़रूर ब्रीच होगा। इट मीन्स कि इस फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट का जो फिस्कल डेफिसिट है वो 6.4% ऑफ GDP से ज़्यादा आएगा। आई होप दैट मैनी ऑफ यू माइट बी नोइंग अबाउट द फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट इज द गैप, द डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट रिवेन्यू, यानी गवर्नमेंट के पास कितना पैसा आ रहा है और कितना गवर्नमेंट खर्चा कर रही है। तो अगर ज़्यादा खर्चा कर रही होती है तो वो डेफिसिट होता है, और अगर इनकम से कम खर्चा कर रही होती है तो वो सरप्लस की सिचुएशन होती है। और इंडियन इकॉनमी के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम हम डेफिसिट की सिचुएशन में ही रहते हैं। इट मीन्स गवर्नमेंट जो होती है वो ज़्यादा खर्च करती है इन कंपैरिजन टू द रिवेन्यू, एंड दैट इज़ वाई गवर्नमेंट हैज़ टू टेक लोन फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। So this is the total receipts, total expenditure और fiscal deficit data from budget estimate 23। हम देख सकते हैं कितना estimation है। Red indicates the estimation and green bar indicates the actual। तो आप देख सकते हैं कितनी रिसीट्स हैं, कितना एक्सपेंडिचर है और कितना फिस्कल डेफिसिट है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। कोर सेक्टर ग्रोथ स्लोज टू 20-month low. So growth in production by 8 infrastructure industries, जिसको हम कोर सेक्टर भी बोलते हैं, कोर इंडस्ट्रीज भी बोलते हैं, और इसी 8 जो इंडस्ट्रीज़ हैं, 8 जो सेक्टर हैं, इनकी ग्रोथ को देखते हुए हम ये प्रेडिक्ट करते हैं कि जो इकॉनमी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो किस तरीके से ग्रो कर रहा है। और हम सभी को पता ही 40% कॉन्स्टिट्यूट करता है, अप्रॉक्सीमेटली 40 to 44% का वेटेज होता है इस 8 कोर इंडस्ट्रीज़ का इनटू ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो अगर हम 8 कोर इंडस्ट्रीज़ का डेटा देखें विच कंप्राइज ऑफ कोर सेक्टर, तो पिछले 20 महीनों के अपने लोवेस्ट पॉइंट पर पहुंच गया है। द कोर सेक्टर स्लोज डाउन शार्पली टू अ 20 months लो ऑफ 0.1% इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, ओनिंग टू अ हाई बेस इफेक्ट एंड द वीक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो आज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कौन कौन से वो 8 कोर सेक्टर हैं जो 8 कोर इंडस्ट्रीज फॉर्म करते हैं। और अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, सीमेंट, इन सब सेक्टर में हमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है। केवल एक पावर इंडस्ट्री ऐसी है जिसने मार्जिनल ग्रोथ रजिस्टर करी है, और लास्ट ईयर यही अक्टूबर के मंथ में ग्रोथ 8.7% की थी।
कोर इंडस्ट्री सेक्टर में। एंड अक्टूबर नंबर इज द लोवेस्ट सिंस फरवरी 2021। तो पिछले 20 महीनों के अपने लोवेस्ट पॉइंट पे पहुंच गया। तो अगर हमारा कोर सेक्टर जो है वो डिक्लाइन कर रहा है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन दिखने को मिल रहा है, तो डेफिनेटली जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जो इकोनॉमी है, उसमें भी हमें आगे स्लो डाउन देखने को मिलेगा। एंड इट इज़ नॉट अ गुड इंडिकेटर फॉर एनी इकोनॉमी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। फार्म सेक्टर क्लॉक्स 4.6% ग्रोथ इन सेकेंड क्वार्टर। तो थ्रू आउट द पैंडमिक हमारा जो फार्म सेक्टर है, जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर और एलाइड एक्टिविटीज़ हैं, वो ग्रोथ ही रजिस्टर कर रहा है। और एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर ने सेम ट्रेंड रजिस्टर किया है इनटू जुलाई एंड सितंबर क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23, यानी क्वार्टर 2 में भी सेम ट्रेंड ही रहा है। अप्रॉक्सीमेटली 4.6% का ग्रोथ रजिस्टर किया गया है एग्रीकल्चर सेक्टर में। एंड दिस वॉज मेनली ड्राइवन बाई द गुड परफॉर्मेंस ऑफ एलाइड एक्टिविटीज़ एज अ वेरी लिटिल हार्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ टेक प्लेस ड्यूरिंग दीज 2 months और ड्यूरिंग दिस क्वार्टर्स। तो जो जुलाई सितंबर क्वार्टर में बहुत ज़्यादा हार्वेस्टिंग नहीं होती। तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो ये इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है फार्म सेक्टर में, ये बेसिकली हमारी कोर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ की वजह से नहीं है, हार्वेस्टिंग की वजह से नहीं, जो एलाइड एक्टिविटीज़ हैं उनमें इंप्रूवमेंट की वजह से ये ग्रोथ रजिस्टर्ड हो रही है। हालांकि थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट खरीफ हार्वेस्ट का भी देखने को मिलेगा, लेकिन जो मेजर ग्रोथ है वो एलाइड सेक्टर की वजह से, जो फिशरी होते हैं, पॉटरी होती है, इन सब में ग्रोथ की वजह से ये 4.6% का ग्रोथ रेट रजिस्टर हो रहा है। दिस इज द GVA इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज सिंस क्वार्टर 1 एंड क्वार्टर 2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23। तो हम देख सकते हैं कॉन्स्टेंट प्राइस, करेंट प्राइस एंड इन्फ्लेशन इम्पैक्ट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, जो कि पेज नंबर 4 पर ही दिए हुए। बेसिकली ये ओपिनियन है हमारे मिस्टर CEA का, हु इज CA, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। अब चूँकि रिसेंटली GDP क्वार्टर 2 का डेटा पब्लिश हुआ है, तो उसको लेकर के जो एक्सपर्ट्स हैं वो अपने अपने ओपिनियन दे रहे हैं। तो देख लेते हैं न्यूज़ क्या है। इकोनॉमी विल ग्रो ओवर 6.8% इन फाइनेंशियल ईयर 23 CA। तो इंडियन इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ की ट्रैक पर आ चुकी है एज पर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर मिस्टर V अनंता नागेश्वरन। और उनके अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 23 में जो इंडियन इकोनॉमी है वो 6.8% से लेकर के 7% का ग्रोथ रेट रजिस्टर करेगी। और जो हमारे मिस्टर चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है, उनका ये भी मानना है कि जो ग्लोबल एजेंसीज फोरकास्ट कर रही हैं फाइनेंशियल ईयर 23 का ग्रोथ प्रोजेक्शन, 24 का ग्रोथ प्रोजेक्शन इंडिया के लिए, उससे ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं मिस्टर V अनंता नागेश्वरन। उनका ये कहना है कि जो ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज हैं वो फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए थोड़ा सा पैसिमिस्ट हैं। उनके अकॉर्डिंग, मिस्टर CA के अकॉर्डिंग, ये हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, उनके अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 24 यानी अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर में इंडियन इकोनॉमी जो है वो और अच्छी ग्रोथ रेट रजिस्टर करेगी, क्योंकि जो डोमेस्टिक डिमांड है वो अप हो रही है और जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में अनसर्टनिटी है वो भी थोड़ा सा सबसाइड होंगी आगे आने वाले टाइम में, ऐसा हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का मानना है। तो ये सारी न्यूज़ तो रही इकोनॉमी और जो रिसेंटली जो क्वार्टर 2 का डेटा पब्लिश हुआ है उससे। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 7, दैट इज ऑल्सो गिवन ऑन पेज नंबर 4। ग्रोथ सीन टेपरिंग इन द जुलाई सितंबर क्वार्टर। तो वेडनेसडे को गवर्नमेंट ने GDP डेटा रिलीज किया है फॉर क्वार्टर 2 और उसके अकॉर्डिंग इंडियन इकोनॉमी 6.3% की ग्रोथ रेट से जुलाई और सितंबर क्वार्टर में ग्रो करी है इन कंपैरिजन टू द लास्ट ईयर। हालांकि क्वार्टर 1 के कंपैरिजन में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। क्वार्टर 1 में हमने भी डिस्कस किया कि 13.5% की ग्रोथ रेट थी, उसके कंपैरिजन में 6.3% की ही ग्रोथ रेट आई है। इवन जो ये ग्रोथ रेट है वो लास्ट ईयर का जो नंबर है उससे भी स्लो डाउन, लास्ट ईयर वॉज 8.4%। ऐसा बिजनेस एनालिसिस, जो बिजनेस स्टैंडर्ड उसने अपनी खुद की एनालिसिस करी और बिजनेस स्टैंडर्ड की एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो इंडियन इकोनॉमी है वो इस समय यानी क्वार्टर 2 में जो डेटा आया है उसको देखते हुए बिजनेस स्टैंडर्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि इंडियन इकोनॉमी इज ऑल्सो मिमिकिंग द ट्रेंड ऑफ अदर इकोनॉमीज। इसका मतलब हम सभी जानते हैं इस समय जो ग्लोबल इकोनॉमीज़ हैं या जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वहाँ पर रिसेशन की कंडीशन आई हुई है। तो मिमिक का मतलब नकल कर रही है इंडियन इकोनॉमी। जो इंडियन इकोनॉमी के इंडिकेटर्स हैं, इंडियन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, उस पर भी हमें रिसेशन का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। इट मीन्स जो अदर इकोनॉमी इस समय UK, USA जैसी इकोनॉमीज जो इस समय रिसेशन से इम्पैक्टेड हैं, जहाँ पर रिसेशन प्रोजेक्ट किया गया है अपकमिंग ईयर के लिए, उसका इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पर भी विजिबल हो रहा है इन टर्म्स ऑफ क्वार्टर 2 GDP डेटा। तो बेसिकली इंडियन इकोनॉमी इज मिमिकिंग द ग्लोबल ट्रेंड एज पर द बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस।
क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली सभी इकोनॉमीज ने अपने Q1 और स्पेशली Q2 का जो डेटा पब्लिश किया उन सब में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो टेपर होती हुई, डिक्लाइन होती हुई दिख रही है। तो जुलाई और सितंबर क्वार्टर का जो डेटा है उसको पिछले साल से कंपेयर किया जाए तो अप्रॉक्सीमेटली सभी इकोनॉमीज में स्लो डाउन के रिकॉर्ड रजिस्टर हो रहे हैं। इन चाइना फॉर एग्जांपल ग्रोथ मॉडरेटेड फ्रॉम 4.9% इन जुलाई सितंबर 2021 to 3.9% in July 2022, and this is the comparison between the GDP growth of different economies: US, China, India, Eurozone and UK. तो जुलाई सितंबर 2021, अप्रैल जून 2022 और जुलाई सितंबर 2022 का डेटा दिया हुआ। यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। यहाँ पर कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग कंपैरिजन किया गया, तो आप देख सकते हैं कि जो इकोनॉमीज़ हैं अप्रॉक्सीमेटली सेम ट्रेंड में ही चल रही। जुलाई सितंबर 2022 में लगभग सभी इकोनॉमीज़ में हमें सेम ट्रेंड देखने को मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ग्रोथ इन ईयर ऑन ईयर बेसिस, एंड दिस इज द डाउनवर्ड रिवीजन यूएस, चाइना, इंडिया, यूरोजोन, यूके एंड वर्ल्ड। सो फोरकास्ट फॉर 2022 and GDP growth in terms of percentage. तो ये जून, ब्लू बार indicates the June 22 और रेड बार indicates the November 22 data. It is not quarter wise, it is basically month wise और time period wise data. हालांकि इन कंपैरिजन टू अदर इकोनॉमीज इंडिया इज परफॉर्मिंग बेटर, बट जो ट्रेंड है, जो अगर हम देखें ट्रेंड तो ट्रेंड सेम ही है अप्रॉक्सीमेटली सभी इकोनॉमीज में। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 8 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। फिनटेक फर्म्स रेडी एज RBI ई लेंडिंग नॉर्म्स किक इन। जिस तरह में इंडिया में फिनटेक कंपनीज ने लेंडिंग और बैंकिंग सर्विसेज और फाइनेंशियल सर्विसेज को इम्पैक्ट किया है, रीसेंट टाइम में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जितनी भी जो फिनटेक कंपनीज हैं या जो ऐसी कंपनीज जो ऑनलाइन या प्लेटफॉर्म्स पर कई तरह की बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर कर रही हैं उनको रेगुलेट करने के लिए रेगुलेशंस या डायरेक्शंस लाने शुरू कर दिए हैं। अभी रिसेंट टाइम में सितंबर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गाइडलाइन इशू करी थी, किसके लिए? डिजिटल लेंडिंग्स, जो डिजिटल लेंडिंग एक्टिविटीज़ होती हैं उनके लिए सितंबर के मंथ में गाइडलाइंस डायरेक्शंस इशू किए थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उनको रेगुलेट करने के लिए। और जितनी भी फिनटेक कंपनीज हैं जो कि डिजिटल लेंडिंग की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं उनको नवंबर 30 तक का टाइम दिया गया था कि जो एग्जिस्टिंग लोन कैटेगरी है इस पर जो रेगुलेशंस RBI ने लगाए हैं, गाइडलाइंस जो दी हैं उनको फॉलो करें। तो सितंबर को गाइडलाइन इशू करी थी डिजिटल लेंडिंग के लिए और नवंबर 30 का टाइम दिया गया था कंपनीज को। तो फाइनली जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइंस हैं वो नवंबर 30 के बाद इम्प्लीमेंट हो जाएंगी और इसीलिए ऐसे सारी फिनटेक कंपनीज जो कि इस लेंडिंग स्पेस में ऑपरेट कर रही हैं दे हैव नाउ स्टार्टेड मेकिंग द रिक्विजिट ऑपरेशनल चेंजेस। इवन कुछ कंपनीज ने तो अपने बिजनेस मॉडल भी चेंज कर दिए हैं इन ऑर्डर टू गेट अलाइन with the norms that are prescribed by Reserve Bank of India। और अगर हम कुछ नॉर्म्स को देखें तो जो रिसेंटली जो गाइडलाइंस पब्लिश करी हैं डिजिटल लेंडिंग को लेकर के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, उसमें जितने भी लोन डिसबर्समेंट्स हैं, ऑल लोन डिसबर्समेंट्स एंड रीपेमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी एग्जीक्यूटेड बिटवीन द बैंक्स अकाउंट्स ऑफ द बोरोवर्स एंड द रेगुलेटेड एंटिटीज विदाउट एनी पास थ्रू पूल अकाउंट और लेंडिंग सर्विसेज प्रोवाइडर। तो LSP, किसी भी तरह का LSP या थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होगी उस लेंडिंग प्रोसेस में। जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, चाहे वो लोन का डिसबर्समेंट है, चाहे वो रीपेमेंट है, वो डायरेक्ट बोरोवर के बैंक अकाउंट और रेगुलेटेड एंटिटी के बीच में ही होगा। देयर विल बी नो थर्ड पार्टी और लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर इन्वॉल्वमेंट। तो एंड बेनिफिशियरी के अकाउंट में डायरेक्टली जो पैसा है वो ट्रांसफ़र होगा, किसी भी तरह का कोई भी इंडिविजुअल या को लेंडर इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा एज पर द मोस्ट डिस्कस्ड नॉर्म। तो दीज आर द re-aligning strategy. Fintech lenders have made operational changes. Cost of compliances for the firms have gone because of these recent changes according to the Reserve Bank of India guidelines. और इसकी वजह से कुछ ने अपने बिजनेस मॉडल में भी चेंज किया है। कंपनीज ऑपरेटिंग इन ग्रे एरिया ऑफ रेगुलेशन नाउ इज गोइंग टू बी इम्पैक्टेड। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो स्टैंड है वो बहुत क्लियर है। यू आर टेक्नोलॉजी कंपनी, इफ यू indulge yourself or if you do business in lending or banking activity, definitely we will regulate you। clearly है, अगर आप फिनटेक कंपनी हैं और अगर आप किसी भी तरह की लेंडिंग सर्विसेज या बैंकिंग सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं तो हम आपको रेगुलेट करेंगे बिकॉज वी आर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वी आर द रेगुलेटर ऑफ बैंकर्स।
तो इसकी वजह से कंपनीज की ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बढ़ गई है, बट दे हैव द टाइमलाइन कि नवंबर 30 तक उन्हें फॉलो करना है एंड दे आर नाउ मेकिंग ऑल ऑपरेशनल और बिजनेस रिलेटेड चेंजेस। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज टिप्स। रिमूव कैप्स ऑन गैस प्राइसेस बाय Jan 1, 2027। अभी रिसेंट न्यूज़ एनालिसिस में हमने डिस्कस किया था कि कीर्ति पारेख पैनल सेटअप किया गया है, किस लिए? इंडिया में गैस प्राइस को रेगुलेट करने के लिए, नए फ्लो प्राइस और मार्केट प्राइस डिटर्मिनेशन के लिए। तो उसी कीर्ति पारेख का पैनल है, उसने अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं। हालांकि उन रिकमेंडेशंस को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कितना फ्लोर प्राइस रहेगा ONGC के लिए, जो स्टेट ओन्ड गैस कंपनीज हैं उनका कितना फ्लो प्राइस रहेगा, कितना, सो जितना भी एनर्जी प्राइसेस उसको लेकर के ये पैनल सेट किया गया है। तो इंडिया शुड हैव कम्प्लीटली फ्री एंड मार्केट डिटरमाइंड प्राइसिंग फॉर नेचुरल गैस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीगेसी फील्ड्स एंड रिमूव ऑल द कैप्स बाय January 2027 एज पर द कीर्ति पारेख पैनल। कीर्ति पारेख पैनल सेटअप किया गया था, या आप अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप याद रख सकते हैं, टू रिव्यू द गैस प्राइजेस एंड गिव द रिकमेंडेशन ऑन द गैस प्राइसिंग सिस्टम इन इंडिया। तो उसी में जो सबसे इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन कीर्ति पारेख पैनल से आई है वो यही, किसी भी तरह के कैप और किसी भी तरह का रेगुलेशन जो है वो गैस प्राइसेस में उसको 2027 तक रिमूव कर देना चाहिए गवर्नमेंट को। जो भी गैस के प्राइस हैं इंडिया में कंप्लीटली मार्केट डिटरमेंट प्राइसिंग होनी चाहिए। जो मार्केट डिटरमाइंड प्राइसिंग सिस्टम है वो इंडिया फॉलो करे, मार्केट डिटरमाइंड प्राइस हो गैस का। और तब तक के लिए जो फ्लो प्राइस हैं वो $4 पर MMBTU रिकमेंड किया है कीर्ति पारेख पैनल ने फॉर ऑल द स्टेट ओन्ड गैस कंपनीज। इसके अलावा जो सीलिंग प्राइस है वो अप्रॉक्सीमेटली 6.5 पर MMBTU। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लेकर बता सकते हैं व्हाट इज दिस MMBTU। तो अप्रॉक्सीमेटली $4, 6.8 के 4 प्राइस और सीलिंग प्राइस सजेस्ट की हैं कीर्ति पारेख पैनल ने फॉर गैसिंग सिस्टम टिल 2027, और 2027 के बाद बोला है कि इट शुड बी टोटली मार्केट डिटरमिन्ड। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। FPI's ग्लोबल क्यूज प्रॉपल सेंसेक्स पास 63 के मार्क। तो इंडिया का जो बेंचमार्क इंडाइसेस है सेंसेक्स वो अपना 63 का मार्क क्रॉस कर चुका है फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, एंड द रीजन बिहाइंड इज व्हाई दे आर रजिस्टरिंग द रिकॉर्ड हाई बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज। तो पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जो इन्फ्लेशन है वो थोड़ा सा डाउन होगी, जो रिसेशन है वो थोड़ा सा कम होगा, उसका इम्पैक्ट कम होगा, जिसकी वजह से इमर्जिंग मार्केट में जो FPIs हैं उसमें इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज देखने को मिला है। इंडिया का भी जो FPI है वो रिकॉर्ड हाई पहुंच गया है। जो FPI मतलब FPI बैंक, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, दे आर नाउ बाइंग और शेयर्स और दे आर इन्वेस्टिंग इन इंडिया, जिसकी वजह से जो सेंसेक्स है, निफ्टी है, उनमें हमें कंटिन्यूसली ग्रोथ देखने को मिल रही है। जो कल जो सेंसेक्स है वो अपने नए पीक पर पहुंच गया, अप्रॉक्सीमेटली 63 के का पॉइंट क्रॉस कर गया। जो गेनर्स हैं M&M, अल्ट्राटेक, पावर ग्रिड। जो लूजर्स हैं इंडसइंड बैंक, SBI और HCL वर द टॉप लूजर्स। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। विल सस्टेन हाई ग्रोथ रेट, इन्फ्लेशन टू फॉल नेक्स्ट ईयर FM। तो Q2 का जो डेटा पब्लिश हुआ है उसके बाद जो हमारे CA हैं फाइनेंस मिनिस्टर, दे ऑल आर प्रोजेक्टिंग और दे आर गिविंग देयर ओपिनियन ऑन द इकोनॉमी। और एज पर अवर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, इंडियन इकोनॉमी इज गोइंग टू सी द स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एंड लोअर इन्फ्लेशन इनटू नेक्स्ट ईयर, यानी फाइनेंशियल ईयर 24 और कैलेंडर ईयर 23 में जो इंडियन इकोनॉमी है उसकी जो GDP ग्रोथ रेट है वो हाई रहेगी, और इन्फ्लेशन के जो चैलेंजेस है वो नेक्स्ट ईयर तक फॉल डाउन हो सकते हैं एज पर अवर फाइनेंस मिनिस्टर। बहुत सारे इंडिकेटर्स को लेकर के उन्होंने अपने प्रोजेक्शन दिए। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन रीड दिस आर्टिकल इन डिटेल। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। HDFC बैंक लाइकली टू रेज ₹15K करोड़ वाया Tier 2 बॉन्ड्स लार्जेस्ट दिस फाइनेंशियल ईयर। इस न्यूज़ को कवर करने का सीधा सा एक पर्पस है कि HDFC बैंक Tier 2 T2 के फॉर्म मीडियम से फंड रेज करने जा रहा है। 2 इश्यूज हैं, एक तो सबसे बड़ा फंड रेजिंग एक्सरसाइज है अभी तक का इस फाइनेंशियल ईयर का। इसके अलावा व्हाट आर दिस Tier 2 बॉन्ड्स? अप्रॉक्सीमेटली 15,000 करोड़ का Tier 2 बेसल 3 कंप्लायंट Tier 2 बॉन्ड जो है वो HDFC इशू करने जा रहा है, दिस मेकिंग इट लार्जेस्ट डेट इशुएंस इनटू दिस फाइनेंशियल ईयर। तो 10 ईयर की मैच्योरिटी के साथ 1,000 करोड़ के अप्रॉक्सीमेटली बेस साइज और 14,000 करोड़ के ग्रीन शू ऑप्शंस के साथ HDFC Tier 2 बॉन्ड रेज करेगा या Tier 2 बॉन्ड इशू करेगा इन ऑर्डर टू रेज द Tier 2 बॉन्ड Tier 2 कैपिटल, जो कि बेसल 3 कंप्लाइंट होगा। AT1 बॉन्ड्स के बारे में हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। इसको एडिशनल Tier 1 बॉन्ड कहते हैं। इट्स अ वेरी रिस्की बॉन्ड। Tier 2 बॉन्ड्स क्या होते हैं? सच बॉन्ड्स बेसिकली रिप्रेजेंट द पोर्शन ऑफ बैंक्स Tier 2 कैपिटल।
which is also made up of reserve and provisionings. तो बेसिकली ये सबऑर्डिनेट डेट की कैटेगरी में फॉल करते हैं और इसके अकॉर्डिंग जो बॉन्ड होल्डर्स होते हैं उनके पास सेकेंडरी क्लेम होता है ऑन असेट्स एज अगेंस्ट द होल्डर्स ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट्स। जो फिक्स्ड डिपॉजिट होल्डर्स होते हैं उनके पास प्राइमरी क्लेम होता है, जबकि जो टियर 2 बॉन्ड होल्डर्स होते हैं दे हैव द सेकेंडरी क्लेम राइट ऑन द असेट्स ऑफ बैंक। सो अंडर सिचुएशन ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेस फॉर बैंक, टियर 2 बॉन्ड्स कैन बी रिटन ऑफ एंड टर्न इनटू कॉमन इक्विटी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप, ईयू रेगुलेटर इंटरफेरेंस अनफॉर्चुनेट डिप्टी आरबीआई डिप्टी गवर्नर। तो हमारे जो डिप्टी गवर्नमेंट है आरबीआई के, उन्होंने बोला कि जिस तरीके से एस्मा और यूरोपियन रेगुलेटर एजेंसी ने इंटरफियर किया है इंडिया की ऑडिटिंग सिस्टम में, सीसीआईएल जैसे जो और 6 जो क्लियरिंग हाउसेस हैं उनको बैन कर दिया है। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। जो हमारे डिप्टी गवर्नर है मिस्टर टी रविशंकर, उन्होंने बोला है कि जो एक तो इंटरफेरेंस, उसके बाद जो डी रिकॉग्निशन किया है इंडियन क्लियरिंग हाउसेस का यूके और यूरोपियन regulators ने, that is unfortunate interference. They should not interfere into any these types of matter, क्योंकि इंडिया इज़ अ सोवरेन कंट्री और इंडिया के पास पूरा राइट है वो किसी भी ग्लोबल एजेंसी को अपनी किसी पर्टिकुलर स्टेट ओन्ड कंपनी या स्टेट ओन्ड इंडस्ट्री या स्टेट ओन्ड रेगुलेटर या स्टेट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिटिंग से मना कर दो। तो डिप्टी गवर्नर जो है आरबीआई के, उन्होंने इस चीज़ को कंडेम किया है, ईयू रेगुलेटर का इंटरफेरेंस इनटू इंडियन मार्केट और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join me on Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.